अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 33 सबक हम पढ़ रहे हैं हौसला न हारो आगे बढ़ो मंजिल अब के दूर नहीं। कल हमने इस सबक का यानी लेक्चर नंबर 32 में हमने इस सबक के 2 पेजेस की रीडिंग की, पेज नंबर 97 और 98। आज हम पेज 99 और 100 की बुक रीडिंग करेंगे। अपनी बुक्स खोलें, सफ़ा नंबर 99, 99, 98 पेज पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं, हमें उनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालना है और इल्म की रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। अब यहाँ पे जहालत और इल्म, इन दोनों पे आपको ब्लॉक बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर बना दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि हमने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से मार्क करना है कि हमें अपनी कौम को डैश के अंधेरों से निकालना है। किसके अंधेरों से? जहालत के अंधेरों से। और डैश की रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। किसकी रोशनी को? इल्म की रोशनी को। इल्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना है। पहल मैं करती हूँ और इस काम के लिए मैं अपने घर में एक आगाही सेंटर बनाती हूँ। आगाही सेंटर का मतलब है, आगाह करना क्या होता है? किसी चीज़ के मुतल्लिक बताना, मालूमात फराहम करना। और सेंटर क्या होता है? मरकज। आगाही सेंटर का मतलब होगा मालूमात फराहम करने का मरकज। तो बी जान क्या कह रही है? कह रही है कि मैं अपने घर से पहल करती हूँ, मैं खुद से पहल करती हूँ कि मैं अपने घर में एक ऐसा आगाही सेंटर बनाती हूँ जो दूसरे मर्दों ख़वातीन को नागहानी हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह की ज़रूरी मालूमात देगा। नागहानी, अचानक। नागहानी का मतलब क्या होगा? अचानक। जब नागहानी आफत होगा तो अचानक आने वाली मुसीबत। नागहानी हालात तो उसका मतलब होगा अचानक पैदा हो जाने वाले हालात। तो अचानक पैदा होने वाले हालात क्या हो सकते हैं? जैसे कहीं पे कोई हादसा हो जाना, अचानक से कोई बम धमाका हो जाना या कहीं आग लग जाना अचानक से। तो इस तरह के हालात पैदा हो जाना कि जो अचानक से, जिसमें हम किसी मसले का शिकार हो जाए, उसको हम नागहानी हालात कहेंगे, जिनसे हम पहले वाकिफ ना हो और अचानक से हमारे लिए वो हालात पैदा हो जाएं। तो नागहानी हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह की ज़रूरी मालूमात देगा। यानी कि जो है बी जान जो आगाही सेंटर बनाने जा रही हैं, उस आगाही सेंटर का वो मकसद बता रही हैं कि उसका मकसद क्या होगा कि तमाम मर्द और ख़वातीन को ऐसे हालात से निमटने के लिए तैयार करना और मालूमात देना कि जो अचानक हमारे ऊपर पैदा हो जाएं, अचानक वारिद हो जाएं हमारे लिए कोई ऐसे मुश्किल हालात। ताहम इनफरादी तौर पर हम ये कर सकते हैं। इनफरादी तौर पर हम क्या कर सकते हैं? देखते हैं हम कि यहाँ पर डॉट्स की शक्ल में जो है वो पॉइंट्स बताए हुए हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनफरादी तौर पर। इनफरादी का मतलब अकेले, अपनी अपनी जगह पर एक एक फर्द जो है वो क्या कर सकता है अपने कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, मुश्किल हालात से मुकाबला करने के लिए एक एक फर्द जो है अपनी अपनी जगह पे क्या कर सकता है। नंबर 1 है इसमें, अपने मोहल्ले, कस्बे और टाउन की सतह पर अपनी मदद आपके तहत स्कूलों की तामीर व मुरम्मत का काम करने की कोशिश करें। अपनी मदद आपके तहत यानी किसी फंड का इंतज़ार ना करें कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फंड्स मिलेंगे या कोई वजीर, मुशीर, कोई बड़ी शख्सियत आएगी और वो आके हमारे स्कूलों की तामीर व मुरम्मत करवाएगी। ऐसा नहीं, बल्कि अपनी मदद आपके तहत यानी गली, मोहल्ले, इलाके के लोग पैसे जमा करके अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके तो उससे जो है अपने स्कूलों की तामीर व मुरम्मत का काम करने की कोशिश करें।
जिन स्कूलों में मुनासिब चार दीवारी नहीं उसे बनाने की कोशिश करें। मतलब देहात वगैरह के इलाकों में कुछ ऐसे स्कूल भी होते हैं कि जिनकी चार दीवारी भी गिरी होती है, तो चार दीवारी नहीं है, जिनकी बाउंड्री लाइन नहीं है, उसकी चार दीवारी बनाने की कोशिश करें। नंबर 2, स्कूलों के गिद्दो नवाह पर नजर रखें, नीज मशकूक शख्स, चीज और लावारिस सामान पर भी नजर रखें। गिरदो नवा का मायने है इर्द गिर्द, मशकूक शक किया गया, लावारिस जिसका कोई वारिस ना हो, कोई मालिक ना हो जिस चीज का। तो नंबर 2 पे हम क्या कर सकते हैं इनफरादी तौर पर कि अपने स्कूलों के इर्द गिर्द नजर रखें, गिरदो नवा पे कोई ऐसा शख्स जो जिस पर शक किया जा सकता है कि जो नया है, जिसको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, या उसका हुलिया मशकूक है, या कोई ऐसी चीज है कि जिसका कोई वारिस कोई मालिक नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी चीज पर नजर रखें। स्कूल के औकाते कार में किसी अजनबी शख्स को बगैर तहकीक स्कूल की तरफ ना आने दें। औकाते कार यानी टाइमिंग्स के अंदर, स्कूल टाइमिंग्स के अंदर किसी भी अजनबी अननोन शख्स को बगैर तहकीक के, तहकीक यानी किसी बंदे की छानबीन करना, जांच पड़ताल करना कि वो कहाँ से आया है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, इसके बगैर किसी को स्कूल की तरफ ना आने दें। अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर अजनबी शख्स की छानबीन करें। छानबीन, तहकीक, तफ्तीश। नंबर 4, अपने मोहल्ले और कस्बे में दाखिल होने वाले हर मशकूक फेरी वाले और ठेले वाले को चेक करें। अब फेरी वाला कौन होता है? फेरी वाले और ठेले वाले कौन होते हैं? जो कि रेड़ियों पे, आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, एक रेड़ी के ऊपर जो है वो फ्रूट रखा हुआ है एक आदमी ने और वो बेच रहा है। तो फेरी वाले जो होते हैं या ठेले वाले रेड़ियों के ऊपर सब्जी, फल, इस तरह की चीजें और घरेलू इस्तेमाल की चीजें भी बेचते हैं, या साइकिल के ऊपर या रिक्शे के ऊपर लोग चीजें रखकर फरोख्त करते हैं, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, कस्बे कस्बे में जाकर। तो आप हर ऐसे शख्स पर नजर रखें जो कि आपको मशकूक लग रहा है, फेरी वाला है चाहे वो कोई ठेले वाला है, कि कहीं वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है। नंबर 5, इमरजेंसी से निपटने के लिए किन अहम फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं? अहम फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करने के लिए यहाँ पर पिक्चर नंबर 4 में जो है वो नंबर लिख कर दिए हुए हैं, 1717, 15 और 1122। तो ये जो 3 अहम फ़ोन नंबर्स हैं ये मदद के लिए आते हैं। 1717 जो है ये फौज से रिलेटेड है, 15 जो है ये पुलिस का, और 1122 ये रेस्क्यू का है जो कि तिब्बी मदद के लिए आती है। ये उनके नंबर हैं। इनको लिख के जगह जगह लगाएं, हर जगह इसके बोर्ड लगाएं, बाजारों में, स्कूलों में, पुलिस स्टेशन है चाहे, घरों के बाहर, मोहल्लों में इस लगाएं, नंबर लगाएं, ताकि कोई मसला हो तो लोग फौरन इन नंबर्स पर राब्ता करें। नंबर 6, हर मोहल्ले और कस्बे के दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोलने से पहले इर्द गिर्द का जायजा लें कि कोई मशकूक चीज मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह लावारिस तो नहीं खड़ी, अगर है तो फौरन इत्तला दें। नंबर 7, किरायादार और घरेलू मुलाजिम को रखने से पहले मुतल्लिका थानों में उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल और इंदराज करवाएं। मुतल्लिका थाने कौन से होते हैं? जो उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। और इंदराज करना, दर्ज करवाना। अगर आप अपने कोई किरायादार रख रहे हैं या घर में कोई मुलाजिम रख रहे हैं तो आप पहले अपने करीबी थाने में उनके शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल करवाएंगे, शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी वहां देंगे, वहां उनका नाम एंटर करवाएंगे और उनके बारे में सारी जांच पड़ताल करवाएंगे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, आया कि किसी गलत महकमे या किसी गलत शोबे से उनका ताल्लुक तो नहीं है। इस तरह की सारी छानबीन करने के बाद आप किरायादार और घरेलू मुलाजिम रखेंगे। हर मोहल्ले और कस्बे में ऐसे आगाही सेंटर हो जो लोगों को नागहानी सूरत हाल हालात से निपटने के लिए ज़रूरी तरबियत दें। इस सिलसिले में तरबियत याफ्ता लोग आगे बढ़ें, मसलन रिटायर्ड फौजी, पुलिस वगैरह के लोग। जहाँ जहाँ पर ऐसे लोग हैं
جو کہ تربیت یافتہ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں یا پولیس کے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ضرور جو ہیں اپنے علاقے میں یا اپنے محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر بنائیں اور وہاں پر لوگوں کو ایسی تربیت دیں کہ جہاں پر جو تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں وہ ضرور ایسا کام کریں، اپنے علاقوں میں ایسے آگاہی سینٹر ضرور قائم کریں۔ بی جان نے لمبی سانس لے کر پھر کہا، دہشت گردی اور قتل عام سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس ظلم کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کر کے ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگرچہ حکومت ان سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے، تاہم پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب پہلے تو انفرادی طور پر بی جان نے بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک ایک فرد اپنے محلے اور علاقے میں کیا کر سکتا ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں میں کیا کر سکتے ہیں، اپنے گھریلو لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ بچوں کو محب الوطن اور باعمل انسان بنا سکیں۔ محب الوطن، وطن سے محبت کرنے والا۔ اپنے گھریلو ماحول کو ایسا بنائیں، بچوں کے اندر وطن کی محبت کا جذبہ پیدا کریں اور ان کے اندر جذبہ جہاد اور وطن کی خدمت کا جذبہ جو ہے ان کے اندر پیدا کریں۔ نمبر 2، بچوں کو گھریلو سطح پر ہی ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی اور ہمیں خود اس کی عملی تصویر جو ہے وہ پیش کرنا ہوگی۔ بچوں کو گھریلو سطح پر ہی ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی اور ہمیں خود اس کی عملی تصویر بننا ہوگا۔ گھر میں اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچے ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ادب کریں اور خود ہمیں بڑوں کو سب سے پہلے اس کی عملی تصویر بننا ہے، یعنی خود عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں عملاً شریک ہونا ہوگا۔ عملاً یعنی عملی طور پر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کے حالات کیسے ہیں، ان کے گھر میں کوئی خوشی، غم یا کوئی دکھ، تکلیف، رنج تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا اتنا ہی احترام کرنا ہوگا جتنا ہم اپنے نظریات اور عقائد کا کرتے ہیں۔ آج کل فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں عیسائی یعنی دوسرے غیر مذہب لوگ بھی ہیں، تو ہمیں اپنے نظریے کی جتنی حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کا جتنا احترام کرنا ہے، ہر کسی کے نظریے اور عقیدے کا اتنا ہی کرنا ہے۔ یہاں نظریے اور عقیدے میں جو ہے وہ فرقہ واریت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ جی یہ تو اہل حدیث ہے، اس کا تو میں نے احترام نہیں کرنا، اس سے تو میں نے تعلق نہیں رکھنا، یہ تو اہل تشیع ہے، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ کوئی بھی نظریہ اور عقیدہ رکھنے والا انسان ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، رکھنا ہے اور اپنے نظریات کا جتنا احترام کرتے ہیں اتنا ہی اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ آپس میں محبت، رواداری اور برداشت کے جذبات کو فروغ دینا ہوگا۔ فروغ دینا، ترقی کرنا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری اور برداشت کے جذبات کو ہم نے ترقی دینی ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ہر پاکستانی کے جان و مال کو محفوظ بنائیں۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ تمام محلوں اور قصبوں میں موجود مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی عبادات اور تہوار امن و سکون کے ساتھ منا سکیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کی سیکیورٹی پر لوگ متعین مقرر مگر وہ اپنے فرض سے غفلت کرتے ہوں، آپ کو توجہ سے چیک نہ کریں تو انہیں ایسا کرنے سے منع کریں اور ساتھ ہی ممکنہ حادثات سے اپنی اور دوسروں کی جان محفوظ کرنے کے لیے ان کی اس غفلت کی اطلاع متعلقہ لوگوں کو ضرور دیں۔ ایسا کرنے سے ہم یقیناً خطرناک حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر کام کریں تو یقیناً ہم دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جڑ سے اکھاڑنا، سرے سے ختم کرنا۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ بچوں ہم نے چیپٹر اپنا پڑھا۔ حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں۔ آج کی آپ کی ڈائری جو ہے پیج نمبر 99 اور 100 کی بک ریڈنگ کر کے اس کا آبجیکٹیو آپ نے کرنا ہے۔